नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहाँ हम अभी तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम की। इसमें चल रहा है इंडियन हिस्ट्री सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें प्राचीन इतिहास, इंडियन हिस्ट्री में कौन सा इतिहास पढ़ रहे हैं अभी? प्राचीन इतिहास। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है मौर्य वंश। इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, तैयारी को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए हमारे साथ और तैयारी करते रहिए हमारे साथ। आज हम उसी के आगे पार्ट 2 मौर्य वंश का लेकर आए हैं। इसमें आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चनायर दोनों ही मिलेंगे और तैयारी आप लोग करते रहिए। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आज का टॉपिक है हमारा मौर्य वंश का पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, अशोक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए, अशोक के 14 शिलालेख पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है? 14 शिलालेख। अशोक का जो पहला शिलालेख था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनके जो 14 शिलालेख थे अशोक के, उनमें क्या क्या बताया गया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये हमें याद करना है, समझना है। तो 14 शिलालेखों में पहला शिलालेख क्या कहता है कि अशोक का जो पहला शिलालेख था उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। किसकी निंदा की गई है? पशु बलि की निंदा की गई है। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। किसका किसका? मनुष्य और पशु दोनों की ट्रीटमेंट कराई जाए, दोनों की क्या हो कि चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। चोल, चेर, पांड्य, ताम्रपर्ण, केरलपुत्र, सतीपुत्र राज्यों का उल्लेख किया है। दूसरे शिलालेख में पहले तो इन्होंने मनुष्य और पशुओं के जो चिकित्सा मतलब जो संबंधी रिलेटेड व्यवस्था करी है। अगला क्या किया कि ये जो 7 राज्य थे इनका भी उल्लेख किया है। कौन कौन से राज्य? चोल, चेर, पांड्य, ताम्रपर्ण, केरलपुत्र और सतीपुत्र, इनका उल्लेख किया है। अगला इनका शिलालेख आता है अशोक जी का तीसरा शिलालेख। तीसरे शिलालेख में क्या बताया गया है कि राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। जो राजकीय अधिकारी होते हैं, अधिकारी लोग होते हैं, उनसे कहा गया है कि हर 5 वर्ष के उपरांत, मतलब आप लोग कहते हैं ना कि मुआयना करने जाओ, चेकिंग करने के जाओ, ठीक है, राउंड पे जाओ, तो उपरांत दौरे पर हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। किन नियमों का? कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। तीसरे शिलालेख की बात हो गई। आते हैं चौथे शिलालेख पे। चौथा शिलालेख, मेरी घोष की जगह धम्म घोष की मतलब जो है घोषणा की गई है। क्या किया गया है कि मेरी घोष नहीं, धम्म घोष की घोषणा की गई है चौथे शिलालेख में। पांचवा शिलालेख क्या कहता है कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। किसकी? तो धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है 5वें शिलालेख में। अगला शिलालेख हमारा कौन सा है? छठा शिलालेख। छठे शिलालेख में कहा गया है कि आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। कौन से नियंत्रण? सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। प्रजा सदैव राजा से मिल सकती है। किससे मिल सकती है? प्रजा जो है सदैव राजा से मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 शिलालेख हम लोगों ने पढ़ लिए, 7वां और 8वां शिलालेख पढ़ते हैं। 7वां शिलालेख क्या कहता है? 7वां शिलालेख कहता है कि सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कही गई है। जितने भी संप्रदाय हैं, रिलीजन्स हैं, सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कही गई है। 8वां शिलालेख क्या कहता है कि अशोक की धम्म यात्राओं का उल्लेख है। 8वें शिलालेख में अशोक ने जो धम्म यात्राएं करी हैं उनका उल्लेख किया गया है 8वें शिलालेख में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9वां शिलालेख क्या कहता है? अशोक का 9वां शिलालेख, विभिन्न प्रकार के समारोहों की निंदा की गई। जो कई सारे प्रकार के समारोह होते हैं उनकी निंदा, किंतु सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। कि विभिन्न प्रकार के समारोहों की निंदा तो की गई है किंतु सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख क्या कहता है कि ख्याति और गौरव की निंदा की गई है। ख्याति तथा गौरव की निंदा की गई है 10वें शिलालेख में। 11वां शिलालेख कहता है अशोक का कि धम्म की व्याख्या की गई है। 11वें शिलालेख में भी किसकी व्याख्या की गई? धम्म की व्याख्या की गई है।
12वां शिलालेख, शिलालेख जो है 12वां क्या कहता है कि स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति होनी चाहिए और सभी प्रकार के विचारों को सम्मान देना चाहिए, सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। आते हैं 13वें शिलालेख में क्या कहा गया है कि कलिंग युद्ध का वर्णन, ये पूछा जाता है अक्सर 13वां शिलालेख, कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें है तो 13वें शिलालेख में है। कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ था और कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ था कब, 13वें शिलालेख में ही इन दोनों का वर्णन है। इसी में पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन है। अब आते हैं 14वें शिलालेख पे, 14 शिलालेख थे, आखिरी शिलालेख पे आते हैं कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। कैसा जीवन बिताने के लिए अशोक ने कहा, धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। तो हमने आज ये क्या अशोक के 14 शिलालेख पढ़े। आगे बढ़ते हैं, मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए मौर्य प्रशासन, कौटिल्य पहला पॉइंट है, पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग निर्दिष्ट किए हैं। कितने अंग निर्दिष्ट किए हैं, 7 अंग निर्दिष्ट किए हैं। कौन कौन से, तो राज्य, राजा, मंत्री, मित्र, कर, कोश, कर या कोश, सेना, दुर्ग, ये क्या हैं, ये 7 अंग निर्दिष्ट हैं। किसके, कौटिल्य ने जो राज्य के सप्तांग सिद्धांत में 7 अंग दिए थे, कौन कौन से हैं देखो, राज्य, राजा, मंत्री, मित्र, कर या कोश, टैक्स कहते हैं इसको, सेना और दुर्ग। कौटिल्य के अनुसार शासक को परामर्श देने के लिए 2 सीमाएं थी। कौन कौन सी 2 सीमाएं थी, तो मंत्रिसभा और मंत्रिपरिषद। कौन कौन सी, तो मंत्रिसभा और मंत्रिपरिषद। अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि मंत्रिसभा में सदस्यों की संख्या 3 से 12 तक होती थी। कितने से कितने, 3 से 12 तक होती थी, जबकि मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या 12, 16 तथा 20 होती थी। देखिए मंत्रिसभा और मंत्रिपरिषद, जैसे अभी आजकल होता ना कि विधानसभा और विधान परिषद, तो पहले होती थी मंत्रिसभा, मंत्रिपरिषद। मंत्रिसभा में सदस्यों की संख्या 3 से 12 तक होती थी और जबकि मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 होती थी। अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों के चुनाव में उनके चरित्र की भली भांति जांच की जाती थी, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। किसे उपधा परीक्षण कहा जाता था, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के चुनाव में उनके कैरेक्टर की भली भांति जो है चेकिंग करी जाती थी, उसे उपधा कहते थे। अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि मौर्य प्रशासन के शीर्षस्थ अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। शीर्षस्थ अधिकारी जो होते थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था। तीर्थों को संख्या जो होती थी वो 18 थी। तीर्थों की संख्या कितनी थी, 18 थी। अगला पॉइंट, विभिन्न विभागों के प्रमुख को अध्यक्ष कहा जाता था। विभिन्न जो कई सारे विभाग होते थे उनके जो प्रमुख होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अध्यक्ष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों की चर्चा मिलती है। कितने, तो 26 अध्यक्षों की चर्चा मिलती है। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, अध्यक्ष। देखिए यहाँ से अध्यक्ष के अधीन युक्त तथा उपयुक्त नामक कर्मचारी होते थे। अशोक के समय मौर्य प्रांतों की संख्या थी। प्रांतों का प्रशासक कुमार अमात्य अथवा आर्यपुत्र कहलाते थे। जो प्रांतों के प्रशासक होते थे उन्हें कुमार अमात्य कहा जाता था या फिर आर्यपुत्र कहा जाता था। अगला पॉइंट है कि कौटिल्य यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र तथा मेगस्थनीज के इंडिका से मौर्य साम्राज्य के बारे में विशेष जानकारी मिलती। देखिए कौटिल्य जो चाणक्य थे उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेगस्थनीज ने लिखी थी पुस्तक इंडिका। इन दोनों की ही पुस्तकों से, कौटिल्य के यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र से और मेगस्थनीज के इंडिका से क्या मिलती है जानकारी, मौर्य साम्राज्य के बारे में विशेष इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हमने ये क्या पढ़ा, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हमने पढ़ी। अब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको समाप्त करके जो मौर्य वंश की स्थापना की थी, कौन सा बहुत ज़्यादा क्रूर और दुष्ट राजा था, धनानंद। कौन था, धनानंद, नंद वंश का राजा।
ठीक है। इसी को हरा करके अपदस्थ करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है गद्दी पर बैठा था। और किसके सानिध्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने ये सारी कलाएं सीखी थी? चाणक्य के सानिध्य में सीखी थी। चाणक्य जी ने ही सब कुछ सिखाया था चंद्रगुप्त मौर्य को। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो पहले का डी सही था। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो किसके दरबार में मेगस्थनीज रहता था? मेगस्थनीज ने सबसे पहले बताओ कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। कौन सी? इंडिका। तो ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी दशरथ। तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सभी लोग जानते हैं कौटिल्य यानी चाणक्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि इंडिका किसकी रचना है? अभी हमने बताया था इंडिका किसकी रचना है? मेगस्थनीज की रचना है। ऑप्शन नंबर सी चौथे का सही आंसर है। अगले पॉइंट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछ लिया गया? असत्य क्या है? ए कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था, सही है। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला में प्राण त्याग दिए थे। या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा असत्य है? कोई नहीं। ये डी वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी सत्य हैं यानी, ठीक है, कुछ भी वो नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था कब? 269 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 259 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, 261 ईसा पूर्व। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो किसने पढ़ा था सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? 9वें, 10वें, 11वें, 13वें। तो कलिंग विजय का वर्णन किस में है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। तो 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध, शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? तो किसमें मिलता है? मास्की एवं गुर्जरा शिलालेख था। निम्न में से किस लघु शिलालेख में? ये लघु शिलालेख है, मास्की एवं गुर्जरा शिलालेख है। इसमें अशोक का बुद्ध, शाक्य एवं अशोक नाम किसमें मिलता है? तो मास्की में मिलता है। मास्की एवं गुर्जरा पूरा शिलालेख का नाम है, ठीक है। अशोक का बुद्ध, शाक्य और अशोक नाम पूछा जाए किसमें मिलेगा? तो मास्की या गुर्जरा शिलालेख में, ठीक है, लघु शिलालेख है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक और अरमाइक में प्राप्त होता है? ए शरेकुना, बी शाहबाजगढ़ी, सी कालसी, डी रुमिनदेई। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही? ऑप्शन नंबर ए शरेकुना। जो 2 कहा गया ना, ये जो शरेकुना है तो ये अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक और अरामेइक में प्राप्त होता है। कौन? शरेकुना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 की सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार, अशोक या कनिष्ठ? किसने करवाया था? तो सी अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? 4, 5, 6, 7। मेगस्थनीज ने कितने भागों में भारतीय समाज का वर्णन किया है? तो ऑप्शन नंबर डी 7। अभी पढ़ा था हम लोगों ने पहले थ्योरी में, राज्य, मित्र, दुर्ग करके, वही है। तो ये भारतीय समाज का वर्गीकरण मेगस्थनीज ने 7 जो है भागों में किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, दशरथ या कुणाल? ऑप्शन नंबर बी धम्म का प्रयोग किसने सबसे ज़्यादा किया है? अशोक जी ने किया है। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है? ए अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बी चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। सी अशोक के धम्म की परिभाषा
राहुलो वादसुत्त नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या आ सकते हैं? उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ये सब चीज़ें सही हैं कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवादसुत्त नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 14 का डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता था? मौर्य काल में विष्टि किसे कहते थे? धार्मिक कर को, सिंचाई कर को, निःशुल्क श्रम को, भू राजस्व को। तो विष्टि किसे कहते थे मौर्य काल में? निःशुल्क श्रम को कहते थे, निःशुल्क श्रम को कहते थे। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।